I'm back with another topic. Topic is section 41 of chapter 8, right? Chapter 8 हम कर रहे हैं और उसमें कुछ sections हैं. Section wise this is now 41 and 41 talks about injunction when refused. देखिए, हमने जितनी भी रिलीफ अभी तक करी हैं उनमें हमने ये भी देखा है कि वो रिलीफ ग्रांट कब होगी एंड ऑल्सो व्हेन दे आर नॉट ग्रांटेड. व्हाट आर दोज कंडीशंस जिनमें आपको कोर्ट ये रिलीफ देने से बिल्कुल रिफ्यूज कर सकती है. सो लेट्स सी इन सेक्शन 41 इट सेज इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड. ठीक है, इंजंक्शन का एक रिलीफ है जो हमने देखा था, परपेचुअल इंजंक्शन जो आपको स्पेसिफिक रिलीफ में आप क्लेम कर सकते हो. एंड नाउ व्हाट आर दोज कंडीशंस जिनमें ये इंजंक्शन रिफ्यूज हो सकती है. सो लेट्स से इट कैन नॉट बी ग्रांटेड टू. बहुत सारे केसेस हम देखेंगे. सो द वेरी फर्स्ट केस इज, ये किस केस में नहीं ग्रांट की जाती है? टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग एट द सूट इन विच द इंजंक्शन इज सोट. राइट, आपने जिसमें इंजंक्शन लिया था और उस सूट, अभी अगर उस सूट की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, राइट, सूट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी पेंडिंग है. ऑल राइट, तो जो अगर वो ऑलरेडी पेंडिंग है तो किसी पर्सन को रिस्ट्रेन करने के लिए फ्रॉम टेकिंग दोज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अगेन इन विच द इंजंक्शन इज सोट अनलेस इसमें ग्रांट बाय चांस, मतलब कि आप इसमें आगे इंजंक्शन दे सकते थे बट अभी तक नहीं दी है. such restraint is necessary to prevent the multiplicity of proceedings. right, ऑलरेडी जब आपकी एक प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उस केस में जो इंजंक्शन है उसको रिफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि ताकि आप फर्दर जो ये प्लीडिंग्स हैं या प्रोसीडिंग्स हैं उनको कंटिन्यू ना करें. मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लीडिंग्स को एक्चुअली रोकने के लिए ये चीज है. अगर आपका सूट ऑलरेडी ही कॉन्टिन्यूस टर्म्स में है, प्रोसीडिंग चल रही हैं एंड उस पर अभी रिस्ट्रेन किसी पर्सन को लगाना कि वो फर्दर प्लीडिंग्स ना करे, तब आपको इंजंक्शन रिफ्यूज की जा सकती है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज कीजिए ए एंड बी है. एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा. ए एंड बी है और इनके बीच में एक सूट अभी चल रहा है, पेंडिंग है. सो डिक्री कम्स, आती है इन फेवर ऑफ ए की फेवर में डिक्री आ जाती है. ऑल राइट, बट सूट तो पेंडिंग चल रहा है ना, अभी सूट तो अभी चल रहा है इन कोर्ट. जो बीच में रिजल्ट है वो ए के उसमें आ रहा है. अब डिक्री फाइनल कब होती है? जब एग्जीक्यूशन हो जाती है किसी भी चीज की. हमने एग्जीक्यूशन सीपीसी में पढ़ा था. एग्जीक्यूशन होने के बाद हम डिक्री को फाइनल मान के चलते हैं. अभी जस्ट डिक्री आई है और एग्जीक्यूशन होना बाकी है, तो सूट अभी पेंडिंग कंडीशंस में है. तो ए ने एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन अब फाइल कर दी. एग्जीक्यूशन ही रहता था तो उसने फाइल कर दी भी, इसको एग्जीक्यूट करवाइए जल्दी से मेरी डिक्री को. अब बी कोर्ट में जाता है, वो ए के अगेंस्ट इंजंक्शन लेने चाहता है कि ए को रोके. राइट, बी को अब ये चाहिए कि ए कहीं ना कहीं आगे फर्दर एग्जीक्यूशन करने में रुक जाए. वो इस चीज के अगेंस्ट इंजंक्शन चाहता है. ठीक है, ए एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल ना करे तो बी को इस चीज की इंजंक्शन नहीं दी जाएगी. बी को यहाँ पर ये ऑर्डर नहीं मिलेगा. ओके, वो ये नहीं कर सकता. ये इंजंक्शन मतलब उसको ये इंजंक्शन रिफ्यूज कर दीजिए बिकॉज ए ऑलरेडी प्लीडिंग चल रही है. आप ये लेके आओगे तो फिर प्लीडिंग रुक जाएगी, फिर वो दोबारा सूट डालेगा, आप उसको फिर रोकोगे, ए फिर से सूट डाले, तो दैट विल बी अ चेन. तो उस चेन को रोकने के लिए ये चीज है. ऑल राइट, देन कम्स योर सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या है? इट कैन नॉट बी ग्रांटेड टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट नॉट सबॉर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सोट. मीन्स ये क्या कहता है कि आपने किसी कोर्ट से अगर इंजंक्शन ले ली है, या इंजंक्शन के लिए आपने अप्लाई किया था और वो कोर्ट दूसरी कोर्ट के सबॉर्डिनेट नहीं है. राइट, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट. तो आपने अगर यहाँ अप्लाई किया था, बाय चांस आपको इंजंक्शन रिफ्यूज कर नहीं मिल रही आपको, आप इस कोर्ट में जाते हो और दोबारा से अप्लाई करते हो, तो ये आपका राइट है, आप जाके कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो. ये इसकी सबॉर्डिनेट नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पर जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उसको इंजंक्शन नहीं मिलेगी, उसको रोक नहीं सकते आप. दैट्स हिज राइट, यू कैन नॉट रिस्ट्रेन दैट पर्सन. ओके, इस बार इंजंक्शन नहीं मिलेगा कि ए को इस जूनियर डिवीजन कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट ना करने दो. ठीक है, उसकी मर्जी है, वो सबॉर्डिनेट में करे या हायर कोर्ट में करे. राइट, तो आप ऐसे में ए को रिफ्यूज नहीं कर सकते टू गो टू कि वो किसी कोर्ट में ना जाए और अर्जी ना लगाए किस चीज की? इंजंक्शन की.
he can completely take the proceedings to carry on his injunction order in any other court also. Okay, then comes your third condition. Third condition क्या है? It cannot be granted to restrain any person from applying to any legislative body. ठीक है, ये इंजंक्शन ऑल्सो मतलब इंजंक्शन कब नहीं मिलती, इंजंक्शन आपको तभी भी नहीं रोकती कि आप किसी लेजिस्लेटिव बॉडी में जाकर अप्लाई करें। लेजिस्लेटिव बॉडीज क्या होती हैं बच्चे? आपने सुना है जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गई, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, तो ये चीजें क्या होती हैं? लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं। म्यूनिसिपल कमीशन हो गया, रेवेन्यू ऑफिस हो गया, तो ये सब पार्ट किसके होते हैं? लेजिस्लेटिव बॉडीज के होते हैं, और आप इनमें जाकर फ्रीली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको इंजंक्शन मिल जाएगी और आप नहीं जा सकते, नो। इंजंक्शन इस चीज को भी रिस्ट्रेन नहीं करते। रिस्ट्रेन मीन्स आपको रोकना, तो रिफ्यूज का मतलब है आपको यहाँ कोई नहीं रोकेगा। सेम वे आपको यहाँ कोई नहीं रोकेगा। द सेम वे इज ऑल्सो हेयर, यहाँ पर भी आपको कोई नहीं रोकेगा टू प्रोसिक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग इन द सूट। ठीक है, जो ऑलरेडी पेंडिंग है आप कहीं और जाके अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, देन कम्स योर फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट क्या कहता है? इट इज ऑल्सो नॉट ग्रांटेड टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन द क्रिमिनल मैटर। अगर आपके क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड कोई केस है और आप क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड इंजंक्शन चाहते हो, तो यहाँ पर ये भी रिफ्यूज नहीं की जाएगी। यू हैव कंप्लीट राइट टू गो टू द क्रिमिनल कोर्ट्स टू अप्लाई फॉर द इंजंक्शन इन दोज केसेस। राइट, समझ में आ रहा है बच्चे? देन कम्स द फिफ्थ केस। समझ में आ रहे हैं ना अच्छे से? फिफ्थ केस क्या कहता है? देखिए, फिफ्थ केस में जो मैं अभी बात कहूंगी, जब हम सेक्शन 42 करेंगे, वो इस बात की एक्सेप्शन होगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने 41 में तो ये बोला है और अब 42 में ये समझा रहे हैं। 42 इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 41 क्लोज ई। क्लोज ई की एक्सेप्शन है। तो अभी जो है आप 41 के नजरिए से देखिए कि ये कब रिफ्यूज करी जाती है। सॉरी, इट कैन नॉट बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। राइट, जिसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं की जा सकती, ठीक है, आप उसकी परफॉर्मेंस को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की परफॉर्मेंस को रोकने के लिए भी इंजंक्शन नहीं दी जाती। ऑलराइट, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली एनफोर्स ना हो सके, मींस पर्सनल क्वालिफिकेशन है और आप उनको नहीं एनफोर्स कर सकते, भाई पेंटिंग तो पेंटर ही बनाएगा, आप नहीं, अब पेंटर ने मना कर दिया तो किसके पास जाओगे? तो वहां भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं होती, मतलब आप वहां पे पेंटर के अगेंस्ट इंजंक्शन नहीं ला सकते। ऐसे केसेस में भी इंजंक्शन को रिफ्यूज किया जा सकता है, जहां पर स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते आप कॉन्ट्रैक्ट को। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है पेंटर के साथ, वो आपकी पेंटिंग बनाएगा और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है पेंटर फॉर एनी रीजन, वो कह देता है मेरे से नहीं होगा। तो अब आप कोर्ट में जाके बाय चांस चाहते हो इंजंक्शन ले आऊं, मैं इस पेंटर को रोक दूं फर्दर स्टेप लेने से या फर्दर कुछ ऐसा एक्ट करने से, तो ये आप नहीं ला सकते, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस, एंड कोर्ट कैन नॉट परमिट यू इंजंक्शन ऑर्डर, इट विल रिफ्यूज इट। ओके, देन द नेक्स्ट केस इज एफ क्लोज। क्या कहता है? इट इज ऑल्सो नॉट ग्रांटेड टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इट इज नॉट क्लियर दैट इट विल बी अ न्यूसेंस। ठीक है, न्यूसेंस का कोई केस है और कल वो अराइज हो जाए, तो ऐसे केसेस में भी इंजंक्शन नहीं दी जाती, इंजंक्शन को रिफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, केस न्यूसेंस का है बट ग्राउंड्स क्लियर नहीं है कि ये एक्चुअल में न्यूजेंस है कि नहीं है, तो कोर्ट खुद से क्लियर नहीं है कि ये न्यूजेंस होगी कि नहीं, तो इस केस में भी उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है, बिकॉज फर्स्टली कोर्ट को क्लियर होना पड़ेगा कि ये जो एक्ट है ये न्यूजेंस क्रिएट करता है कि नहीं। न्यूसेंस का मतलब आप ये मान के चलो कि आपके घर के बाहर बहुत ज्यादा नॉइज आती है, बहुत ज्यादा नॉइज आती है, कोई फैक्ट्री है और आप उस फैक्ट्री के अगेंस्ट इंजंक्शन लाना चाहते हो, तो बाय चांस कोर्ट आगे चेक करे और उसको लगे, इट इज कंफ्यूज, उनको नहीं पता चल रहा है ये एक्ट न्यूजेंस का है कि नहीं, बिकॉज अगर हम फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उनकी नेसेसिटी है। राइट, तो यहाँ ऐसे केसेस में भी इंजंक्शन को एकदम से नहीं दिया जाता, इंजंक्शन कंप्लीटली रिफ्यूज की जाती है। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि इंजंक्शन तो हमारा राइट है, हम जाके क्लेम कर सकते हैं, नो। एज आई सेड, इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, मींस डिस्क्रिशनरी मींस यही वो केसेस है, डिस्क्रिशनरी कोर्ट ये सब केसेस चेक करेगी, ऐसा कुछ केस होगा तो वो रिफ्यूज कर देगी, नहीं मिलेगी आपको ये ऑर्डर। ऑलराइट, अब आ जाइए नेक्स्ट केस पे, ये तो एफ क्लोज था। ई, सॉरी जी,
जी क्लोज क्या कहता है, इट इज नॉट ग्रांटेड टू प्रिवेंट अ कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्वेसीडेड, मीन्स उसको पता चल रहा है, प्लेंटिफ को ऑलरेडी पता चल रहा है, एंड ही डिले या डिफीट्स द इक्विटी, ठीक है, मतलब ए अपने राइट्स को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहा है तो उस केस में भी न्यूजेंस नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल, ए के प्लॉट पर बी ने काम करना शुरू कर दिया है विदाउट एज परमिशन, ये ए का प्लॉट है और इस पे बी ने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, सपोज कीजिए ए के परमिशन के बिना, और ए आराम से देख रहा है, वो कॉन्टिन्यूस इस चीज को देख रहा है कि बी आ रहा है मेरे प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, भाई आज सीमेंट आ गई है, ईंटें आ गई है, दीवार खड़ी हो रही है, एंड ही इज फ्रीली लुकिंग एट दैट, और कहता है कि चलो कुछ नहीं, मैं कहता चलने दो जैसा चल रहा है काम। तो अब ए इंजंक्शन नहीं ला सकता, अब ए बाय चांस सो के जाग रहा है और वो कुछ टाइम बाद इंजंक्शन लेके आएगा, नो, आपको तभी अप्लाई करना था। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में टाइम लग रहा है, वो अलग चीज है, बट आपने ही स्टेप नहीं लिया, आप ही इंजंक्शन क्लेम करने नहीं गए, तो हाउ कुड नाउ कोर्ट विल ग्रांट दिस? कोर्ट बिल्कुल रिफ्यूज कर सकती है। इफ यू वर स्लीपिंग ऑन योर राइट्स, हाउ कुड कोर्ट बी अवेयर ऑफ दैट? तो अब ए इंजंक्शन नहीं ले सकता बी के अगेंस्ट, क्योंकि कोर्ट कहेगी आप तब कहाँ थे जब ये चीजें शुरू हो रही थी, जब बी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कर रहा था। सो ये केस भी एक आता है, दैट्स द गुड वन, बिकॉज ये एक इक्विटी जस्टिस पर बेस्ड है। अगर बी को ये आइडिया था कि ए उसको रोकना चाहता है तो उसको तभी करना था, बी ने अब अपना पूरा पैसा लगा दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब ए कहता है कि नहीं आप नहीं कर सकते, तो दैट्स विल नॉट बी द गुड ऑन बी पार्ट। नेक्स्ट, द नेक्स्ट केस इज, अब नेक्स्ट केस देखिए क्या होगा। देखिए, इट दिस इंजंक्शन इज रिफ्यूज्ड व्हेन इक्वली इफेक्टिव रिलीफ कैन सेटल बाय एनी अदर यूजुअल मोड। मीन्स आप इंजंक्शन के अलावा और भी आपके पास ऑप्शंस हैं और उनसे भी इक्वली रिलीफ आप क्लेम कर सकते हो और आपको इक्वली रिलीफ मिल भी रहा है, तो उन केसेस में भी इंजंक्शन को रिफ्यूज कर दिया जाता है और कोर्ट आपको डायरेक्शन दे देगी कोर्ट की यू हैव दैट ऑप्शन, क्लेम दैट, राइट, एक्सेप्ट क्या, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सिर्फ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको कोर्ट नहीं कह सकते, और अगर आप इसमें इंजंक्शन क्लेम करना चाहते हो तो आपको इंजंक्शन मिलेगी ही मिलेगी, ये एक्सेप्शन याद रखना। ओके, एच क्लोज की ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इंजंक्शन इज प्रोवाइडेड, इंजंक्शन इज नॉट रिफ्यूज, बट इन एनी अदर केस इन विच देयर इज इक्वली रिलीफ इज गिवन टू यू, और आपको सब्सटीट्यूट दिख रहा है कि उससे इक्वली रिलीफ आपको मिल सकता है, यू कैन गो फॉर दैट, और कोर्ट वहां पर इंजंक्शन को रिफ्यूज कर देगी। ऑलराइट, अब एक 2018 अमेंडमेंट में एक और क्लॉज ऐड किया गया, एच ए, उसमें क्या बोला गया, दैट इंजंक्शन इज रिफ्यूज्ड also if it would impede or delay the progress या completion of any infrastructure project or interfere with the continuous provision of restraint facility। ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन पे आप इंजंक्शन लेके आना चाहते हो, इस इंजंक्शन से कॉन्टिन्यूसली जो है उसकी प्रोग्रेस रुक रही है, राइट, आप उसकी प्रोग्रेस या कंप्लीशन को रोक रहे हो और कोर्ट को ये लग रहा है कि इंटरफेरेंस ज्यादा चल रही है, जो कि एक रेलिवेंट फैसिलिटी है जो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा, तो वहां पर भी इंजंक्शन ऑर्डर नहीं ग्रांट कर सकते, बिकॉज वो एक फैसिलिटी का काम कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडिंग का काम कर रहा है, राइट। बाय चांस की एक रोड है वो कंप्लीटली टूट चुका है और उसके ऊपर से एक ब्रिज बनाया जा रहा है, अब आप चाहते हो कि ये नेसेसिटी फैसिलिटी दिख रही है कि वहां तक जाने का कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो कोर्ट इस केस में इंजंक्शन नहीं देगी, क्योंकि या ऐसा करने से क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिले होगा, राइट, आप उसके काम को डिले कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रुका रहेगा, इंटरफेरेंस चलती रहेगी, जबकि एक रेलिवेंट फैसिलिटी है तो यहाँ पर भी ग्रांट नहीं होती है। नेक्स्ट केस इज व्हेन द कंडक्ट ऑफ प्लेंटिव या उसका एजेंट हैज बीन सच एज टू डिसएंटाइटल हिम टू द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट। मींस अगर ये पता लग रहा है कि प्लेंटिव का एक्ट ऐसा है कि वो जो इंजंक्शन लेना चाहता है उससे वो डिफेंडेंट को डिसएंटाइटल करना चाहता है, डिफेंडेंट को ही परेशान करना चाहता है, इस केस में भी कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी, क्योंकि उनको कंप्लीट प्लेंटिव का पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है कि विद विच पर्पज ही इज कमिंग, उसके माइंड में, उसके हार्ट में क्या पर्पज है, right? Then the next case is when plaintiff has no personal interest in the मैटर, मैटर में ही प्लेंटिव को कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसका उससे कुछ दूर दूर तक नाता नहीं है और वो उसमें इंजंक्शन लाना चाहता है, तो इससे इट विल जस्ट गिव अ व्यू कि उस पिक्चर से आपको ये पता लगेगा कि वो जस्ट डिफेंडेंट को हार्म करना चाहता है, नथिंग एल्स, बिकॉज काम के रुकने से, ये इंजंक्शन ऑर्डर ना मिलने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दैट्स वाई
प्लेंटिव का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ डिफेंडेंट ही है जिसको हार्म पहुंचेगा, तो यहाँ पर भी कोर्ट उसको रिफ्यूज कर देगी। तो ये सब बातें ऐसी हैं जहां पर कोर्ट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, केसेस देखने पड़ेंगे, और अगर कोई मैटर आ रहा है और वो इन फॉलोइंग जो भी ये क्लोजेज है इनमें फिट बैठता है, तो इंजंक्शन को बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया जाएगा, इंजंक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। बिकॉज क्या होता है, इससे एक दूसरी पार्टी जो होती है उसको बहुत परेशानी होती है, ठीक है, वो अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाते। दैट्स वाई कोर्ट हैज टू यूज इट्स पावर डिस्क्रिशनरी एंड विद अप्लाइंग कंप्लीट जुडिशियल माइंड। Okay, so with this, section 41 is over, and I hope you understood each and every case in which this injunction is refused. Stay tuned for the next one. We are now left with very last section, section 42. In the next session, we will complete that, and with that, our this series of specific relief act will get over, and with that, we will come with new act. Till then, have a good day. Keep enjoying, keep sharing, and keep your study complete. Till then, have a good day.